नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के दादर चौपाटी से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं G20 से। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। तो भारत की अध्यक्षता में 9 सितंबर और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट का आयोजन होने जा रहा है। और उससे पहले केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने खास बातचीत की। विदेश मंत्री ने इस खास बातचीत में कहा कि G20 समिट जो है वो ग्लोबल साउथ एकता का एहसास है। आर्टिकल 370 पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि भारत में बीते 10 सालों में ये बड़ी उपलब्धियों में से एक है। वहीं चीन के नक्शे में जो दावा किया गया है, जो कुछ हिस्से को अपना बताया गया है, उस पर उन्होंने बातचीत में कहा कि दावों से कुछ नहीं होता। पहली चीज़ ये है कि जिस तरीके से G20 का अभी तक कन्वर्सेशन चला है, उसमें जॉइंट कम्युनिके कितना फिजिबल लगता है, खास करके तब जबकि ठीक इसके पहले चाइना फिर एक मैप रिलीज करके जिसको कहते हैं इरिटेशन खड़ा करना, वो कोशिश कर रहा है कि अक्साई चीन, अरुणाचल उसका पार्ट है। हम बहुत माइंडफुल हैं इस बात के लिए कि G20 इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एजेंडा है और वहाँ हमको साइड ट्रैक नहीं होना चाहिए। फिर भी ये चाइना ओवरहैंग तो जाने वाला नहीं है। This is this map which China has put out. Look, China has even in the past put out maps which claim the territories which are not China's, which belong to other countries. This is an old habit of theirs. It is not something which is new. It started in the 1950s. So just by putting out a map claiming territories, some of which are part of India, I think doesn't make that. I mean, these are very much part of India. So I would say, but I would not relate the two countries. I think we are very clear. We are very clear what our territories are. This government is very clear about what we need to defend our territories. You can already see that on our borders. I think there should be no doubt about that. Just making absurd claims doesn't make other people's territory yours. Let's be very clear. आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा सक्सेस क्या आप जानते हैं? कि मीडिया का कोई भी कन्वर्सेशन, ऐसी कोई भी बातचीत आजकल पाकिस्तान के बिना पूरी हो जाती है। लेकिन हम लोग हैं मिस्चीवियस लोग। मैंने सोचा कि आप रुकने वाले हैं उसके बाद। मैंने सोचा था कि एक्चुअली कि पूछूं कि ना पूछूं, लेकिन थोड़ा मिस्चीफ तो बनता है। तो अभी हम 13 अगस्त को श्रीनगर में थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात कर रहे थे। तो वहाँ एक नारा लग रहा था कि आर हो या पार कश्मीर हमारा है। तो मैंने, गवर्नर उसको लीड कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये नारा आपकी रैली में लगा है, तो क्या कहते हैं आप? तो बोला मैं नहीं कहूँगा, ये विषय विदेश मंत्रालय का है। तो ओवर टू यू। नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो जो आपने कहा कि आजकल अगर पाकिस्तान की बात जो है कम हो रही है, तो इसको मैं क्या कहूँ, एक किस्म से यू कैन से इट इज़ अ वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट। आई मीन लूजिंग स्टॉक में कौन बात करता है? और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ बातचीत के दौरान कई बड़े डिप्लोमैट्स, पूर्व राजनयिक और बड़ी तादाद में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इजराइल के राजदूत ने भारत की G20 अध्यक्षता की जहां सराहना की, तो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने भी खूब तारीफ की। उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से बातचीत के दौरान मौजूद रहने वाले राजनयिकों में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन, मेक्सिको के राजदूत फेडरिको सलास और ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन का विदेश मंत्री से सवाल जवाब भी हुआ। भारत ने जिस तरह से G20 अध्यक्षता को एक नया मुकाम दिया है, फिलिप ग्रीन ने उसकी तारीफ की। भारत ने अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी G20 का आयोजन किया है। भारत आम सहमति बनाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है। उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर समस्याओं के समाधान में कामयाब रहेंगे। इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने G20 आयोजन के तरीके को अत्यधिक सक्रियता वाला बताया। वे एस जयशंकर की बातों से काफी प्रभावित नजर आए।
I believe that India is on the way up. भारत की अध्यक्षता काफी सक्रियता वाली रही है। ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी है। विदेश मंत्री ने जो कुछ भी कहा, एक राजनायक के तौर पर मुझे काफी दिलचस्प लगा कि वो किस तरह से बदलती दुनिया में और दुनिया में बदलते शक्ति समीकरण में भारत की भूमिका को देखते हैं। Not only up to India, it's also up to other countries there will be also successful with the agreed text. And I think that in general what Dr. Jaishankar has said was really interesting for me as a diplomat and a citizen of the world. जिस तरह से इंडिया अपने आप को दर्शा रहा है और G20 के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जो विजन है वो सिर्फ G20 में ही नहीं बल्कि वैश्विक है, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। करीब सवा घंटे के कार्यक्रम के दौरान कई ऐसे मौके आए जब हॉल में मौजूद लोगों ने ताली बजाई। सवाल जवाब के दौरान कई बार ठहाके भी गूंजे। G20 शिखर बैठक से महज 10 दिन पहले सीधे विदेश मंत्री से भारत के अनुभव, ग्लोबल साउथ के देशों के हक की बात, यूक्रेन रूस जंग के बीच सबको साथ लेकर चलने की कोशिश और G20 के एजेंडे को विकास पर केंद्रित रखने की कोशिश के बारे में सुनकर सभी कई पहलुओं से परिचित हुए। नई दिल्ली में वसुधा वेणुगोपाल और कादम्बिनी शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। Since we were talking about China, so in a manner of speaking, China was the place where you met Prime Minister Modi for the first time, if I'm not wrong. And you mentioned about your career as a diplomat. We all are curious, and this question is being posed to you every time, but still we also want to know in little more deeper manner. How does he work on the subjects like foreign policy? And what is different about PM Modi? For example, the way he came up with a clear thought on what he's going to do as a country on Russia-Ukraine war. That actually makes us wonder that many a times he is much more strategic, very bold, and sometimes he astonishes us by his understanding of the global politics. Well, you could say that. I may not say it now in 2023 because I've seen in last 10 years that he clearly has a very strong understanding of global politics, so it doesn't astonish me. So, but it's a good example you gave. You know, just that one sentence. ये युद्ध का युग नहीं है. Which basically that this is not an era of conflict. I mean, this is what he said when he was meeting President Putin in Samarkand. और अब आइए बात करते हैं कोटा की। कोटा में एक ही दिन में 2 छात्रों की आत्महत्या के बाद गमगीन माहौल है। जिस आदर्श ने आत्महत्या की, उनके साथ उनके चचेरे भाई बहन भी रहते थे। अब वो कोटा छोड़कर चले गए हैं। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। कोटा में एक ही दिन में हुई 2 छात्रों की आत्महत्या के बाद पूरा शहर एक तरह से सदमे में है। 18 साल का आदर्श कुन्हाड़ी क्षेत्र में अपने चचेरे भाई और बहन के साथ रहता था। तीनों बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे। हताश अब आदर्श के चचेरे भाई और बहन ने भी कोटा छोड़ दिया है। उनका कहना है कि आदर्श के बिना अब उनका यहाँ मन नहीं लगेगा। आए थे यहाँ पर कोटा में, तीनों भाई बहन हम लोग मिलकर रहते थे एक फ्लैट में। स्वालिका फॉल्स था, उसमें हम लोग फ्लैट में आराम से रहते थे, खाना वाना बनाते थे, खाते थे। चाचा मामा सब लोग आते रहते हैं यहाँ पर। कल कुछ खास नहीं हुआ, कल सारा चीज़ अच्छा चल रहा था। हम लोग खाना वाना बनाए साथ में। कोचिंग से कितने बजे आए थे? कोचिंग से 11 बजे आए, फिर अपना अपना रूम में चले गए तीनों लोग। मन लगने से नहीं होगा, बचपन पूरा उसके साथ ही गुजरा है। मेरे सामने हादसा हो गया, कैसे हम कर सकते हैं? मतलब मेडिकल की तैयारी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी मन नहीं है। कोटा में हो रहे इस तरह की घटनाओं से सिर्फ रिश्तेदारों का ही नहीं, बच्चों का भी मन विचलित हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कम उम्र में बच्चों को कोचिंग में दाखिला नहीं देना चाहिए। जो बच्चे योग्य पाए जाते थे उन्हीं को आगे कोचिंग जारी रखी जाती थी, और जो उस टेस्ट में नहीं होते उनको ये कह दिया जाता था कि भाई आपकी इस क्षेत्र में कोई ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, तो आप कुछ और क्षेत्र में जाएं या कुछ और कुछ करें। धीरे धीरे इसने एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया। आदर्श की मौत के बाद उसके परिवार की जिंदगी तो हमेशा के लिए बदल गई है। उसके साथ साथ 2 और बच्चों की जिंदगी भी बदल गई है, जो अब अपनी पढ़ाई छोड़कर घर लौटना चाहते हैं। और अगर मनोविशेषज्ञों की माने तो इसका सबके
सबके मनोबल पर असर पड़ता है। पुलिस की वर्दी में जो अफसर जो ऐसी घटनाओं की तफ्तीश करता है, मॉर्चरी में बैठा वो डॉक्टर जो छोटे छोटे बच्चों के शवों पे पोस्टमार्टम करता है और रोते टूटते परिवारों को देखता है, और शायद हम जैसे पत्रकार जो ऐसी आत्महत्याओं पर रिपोर्ट तैयार करते हैं ये सोच के कि आखिर ये कब रुकेगा। कोटा से शाकिर अली के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले मुस्लिम कामगार डरे हुए हैं। गुरुग्राम के 69A सेक्टर में मुस्लिम झुग्गी में धमकी भरे पोस्टर्स लगाए गए हैं। लिखा गया है कि छोड़कर चले जाए नहीं तो झुग्गी जला दी जाएगी। महिलाओं को लेकर भी धमकी दी गई है। सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये धमकी भरे पोस्टर किसी की भी नींद उड़ा सकते हैं। ये पोस्टर देश की मेगा सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम शहर की सेक्टर 69A की झुग्गियों में लगे हैं, जहां ज्यादातर मुसलमान कामगार रहते हैं। रविवार रात लगाए गए पोस्टरों में लिखा है कि झुग्गी वालों 28 अगस्त तक झुग्गियां खाली करके यहां से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। अगर इज्जत बचानी है तो बस 2 दिन है तुम्हारे पास। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पहले पोस्टर हटवाए, फिर मुकदमा दर्ज कर लोगों को भरोसा दिलाया कि वो सुरक्षित हैं। पेपर के ऊपर कुछ बातें इस तरह लिखी गई हैं कि झुग्गी वासियों को झुग्गियां खाली करने के लिए 2 दिन का समय दिया था, नहीं तो झुग्गियां जलाने की धमकी दी गई थी। इसके बारे में सूचना मिली थी, तो सूचना के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है और इसके बाद जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी इसमें, और जो इसके जिम्मेदार जल्दी वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ रहने वाली ज्यादातर महिलाएं आसपास बनी ऊंचे चमचमाते फ्लैट्स में साफ सफाई या खाना बनाने का काम करती हैं। पोस्टर पढ़ने के बाद से ये सब बेहद डरे हुए हैं। उसका भय थोड़ा बहुत रहेगा, 1 दिन 2 दिन बना हुआ, नहीं तो फिर जैसे लोग काम पे चले जाते हैं से चले जाएंगे। सुबह तो सब 5 बजे से उठते हैं, 6 बजे 8 बजे सब काम पे रहते हैं। सिर्फ बच्चे रहते तो बच्चे का डर रहेगा बस। क्या करते हो आप यहाँ पे? काम मेरा एक्सरसाइज में काम करते हैं। अच्छा, ये कोठियों में हम लोग सारा काम साफ सफाई का खाना। नूह में हुई हिंसा और फिर गुरुग्राम में मुस्लिम दुकानदारों के साथ मारपीट के बाद इस झुग्गी से भी कई मुस्लिम परिवार डर से पलायन कर चुके हैं और पोस्टरों ने इनका डर और बढ़ा दिया है। पुलिस ने भले ही मुकदमा दर्ज कर लिया हो, पर 3 दिन बाद भी किसी की गिरफ्तारी तो दूर, पुलिस अब तक ये तक नहीं पता लगा पाई है कि ये पोस्टर किसने लगाए हैं। आसमान को छूती चमचमाती ये बिल्डिंगें, इनको साफ सुथरा ये चमकता हुआ कौन रखता है? इन्हीं झुग्गियों में रहने वाली महिलाएं, लोग। अब इनको धमकी मिल रही है क्योंकि ये एक धर्म विशेष है। माहौल ख़राब हुआ नूह से, दुकानें जलाई गई, तोड़ी गई, तमाम जो लोग बाहर चले गए, और अब पोस्टर्स लगने लगे हैं जिसमें ये लिखा है कि 2 या 3 दिन में झुग्गियां खाली कर दो वरना जला देंगे। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ बलात्कार की धमकी भी दी गई है। समाज को आगे आना चाहिए, इनको यकीन दिलाना चाहिए कि आप यहाँ सुरक्षित हैं। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। सहयोगी अशोक महाले के साथ गुरुग्राम से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश के सबसे बड़े सराफा बाजारों में से एक चांदनी चौक के कूचा महाजनी से फ्रॉड का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप कहेंगे कि ये आपके साथ कभी भी हो सकता है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए चांदनी चौक के कूचा महाजनी से शरद शर्मा की इस रिपोर्ट में। चांदनी चौक के कूचा महाजनी में नवल किशोर खंडेलवाल की 51 साल पुरानी दुकान है। बीते हफ्ते जब वो अयोध्या दौरे पर थे तो दिल्ली में उनके साथ धोखा हो गया। एक व्यक्ति ने उनकी दुकान पर संपर्क करके करीब 15 ग्राम की सोने की चेन खरीदी। कहा कि एक जरूरी मीटिंग के चलते वो दुकान पर नहीं आ सकता, वो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देगा और डिलीवरी खान मार्केट में ले लेगा। उसने दुकान पर मौजूद नवल किशोर खंडेलवाल के बेटों से बैंक डिटेल ली। अयोध्या में मौजूद खंडेलवाल साहब को फोन पर 93,400 रुपए बैंक में क्रेडिट होने का मैसेज आया तो उन्होंने बेटों को स्क्रीनशॉट भेज दिया और बेटों ने सोने की चेन भिजवा दी। अगले ही दिन उसने फिर से वही बहाना बनाया और इस बार 31 ग्राम की मोटी सोने की चेन खरीदी। अयोध्या में मौजूद
खंडेलवाल साहब के फोन पर अकाउंट में 1,95,400 रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आया और उनके बेटों ने गोल्ड चेन डिलीवर करवा दी। लेकिन जब खंडेलवाल साहब ने मोबाइल ऐप में देखा तो पांव तले जमीन खिसक गई। उनके अकाउंट में ये पैसा आया ही नहीं था। उन्होंने फिर अपने फोन पर आए हुए SMS चेक किए तो देखा कि पैसा अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज उनके बैंक से नहीं आया था, बल्कि इस फ्रॉड व्यक्ति ने भेजा था। और हमारे दिमाग में उस समय कथा सुन रही थी, कथा में थे तो ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं गया। अच्छा। फिर मैंने बच्चों से कहा, मयंक से और अरुण से कहा कि आप बैंक में जाकर पता करो, ये पैसा नहीं आया है। ये लोग बैंक में गए तो बैंक वालों ने कहा इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमने ना मैसेज दिया है ना हमारा कोई मैसेज है। कहानी खत्म नहीं हुई। फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को लगा कि जैसे पहले 2 बार वो फ्रॉड कर चुका है, तीसरी बार भी कर सकता है। उसने 2,56,000 रुपए बैंक में क्रेडिट होने का फिर मैसेज भेजा। खंडेलवाल साहब और उनके बेटों ने पुलिस के साथ मिलकर उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन उसको शक हो गया, इसलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। हो सकता है उसको आइडिया हो गया, इसलिए वो उसने फिर क्या बाद में अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया शाम को 5 बजे के बाद। अच्छा। क्या आपने नेट बैंकिंग में या ऐप में चेक नहीं किया कि पैसा आया नहीं? जो ऐप है, जो नेट बैंकिंग है, वो हमारे फादर के फोन पे ही कनेक्टेड है। अच्छा। तो हमको इसलिए पता नहीं लगा कि वो हमने और दूसरी जगह हमने नहीं ले रखी। पूजा महाजनी के व्यापारी बता रहे हैं कि इस तरह के मामले काफी आ रहे हैं। जब ये मुझे रविवार को जानकारी आई तो मैंने मैसेज पूरा अपनी इंडस्ट्री में भेजा, पूरे हिंदुस्तान में भेजा। तो लोगों के फोन आए कि सर ये हमारे साथ भी हो चुका है, इस तरह का ऑनलाइन फ्रॉड, इस तरह का मेरे साथ भी हो चुका है। इस मामले में गृह मंत्रालय के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। हालांकि साइबर कानून के जानकार मानते हैं कि ये साइबर फ्रॉड नहीं, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और क्रिमिनल ब्रीच का मामला है। ये मैटर साइबर लॉ में आता ही नहीं है, क्योंकि ये क्रिमिनल मैटर है, चीटिंग का केस है। किसी ने एक मैसेज फॉर्ज करके किसी को भेजा है, इसमें ना तो बैंक पोर्टल यूज हुआ, ये टोटल मैटर आईपीसी के अंडर कवर होता है। जो भी है, ये मामला सभी के लिए सीख है कि मैसेज कंटेंट के साथ भेजने वाले का नाम भी देखें। इनकी कुल मिलाकर 2,88,000 रुपए की ठगी इनसे हुई है, बदले में गोल्ड चेन इनसे ले ली गई है। लेकिन ये मामला सिर्फ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का नहीं है। बात यह है कि सुविधा अपने साथ साथ कभी कभी समस्या भी लाती है, तो ऐसे में सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। और ये मामला ये बता रहा है कि केवल मैसेज को ही आप ये ना मान लें कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, बल्कि दूसरे सोर्स से भी आप चेक करें, चाहे तो ऐप से चेक कर लें या नेट बैंकिंग से भी चेक कर लें कि हाँ अकाउंट में पैसा आ गया है या नहीं। दिल्ली के कूचा माजनी से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के जरिए एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। इसी के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि मौके पर हाइड्रोजन की खोज जारी है। इसरो ने अपने पोस्ट में कहा, इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग जारी है। पहली बार इन सीटू मेजरमेंट के जरिए रोवर पर लगा उपकरण LIBS स्पष्ट रूप से दक्षिणी ध्रुव के पास सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि करता है। उम्मीद के अनुसार एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन का पता चला है। हाइड्रोजन की खोज जारी है। इसरो ने बताया कि LIBS नामक ये पेलोड बेंगलुरु स्थित इसरो की प्रयोगशाला इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स में विकसित किया गया है।